Hi everyone, this is Abhishek. Welcome to the Kalam PCS. And this is the orientation session of history for 69th BPSC prelims. ठीक है, जो कि कवर किया जा रहा है अंडर प्रोग्राम फोकस बैच फॉर 69th BPSC प्रीलिम्स, जिसका पॉलिटी का ओरिएंटेशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। ठीक है, सो हिस्ट्री को आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे और बात इस पे भी करेंगे कि व्हाट इज फोकस बैच फॉर 69th प्रीलिम्स, क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी, why this batch or this program is so important for your prelims examination कि और ये मेंस में किस तरह हेल्पफुल होगा, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बट बात करते हैं कि हम हिस्ट्री को स्टार्ट कहाँ से करते हैं और हिस्ट्री का पोर्शन बीपीएससी में कितना जरूरी है और कौन से पोर्शंस हैं जो आपके बीपीएससी के लिए जरूरी हैं। सो आई अर्लियर टोल्ड यू कि दिस इज मोर अबाउट ओरिएंटेशन सेशन, बट डोंट वरी कि सिर्फ ओरिएंटेशन नहीं होगा, ओरिएंटेशन के साथ साथ आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो इस सेशन में आप पूरा जो है पोस्ट मुगल एरा, ठीक है, जिसको आप पोस्ट मुगल कह लें या डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर कह लें, वो पूरा कवर करेंगे टिल 1857। ठीक है, तो काफी लंबा आपका पोर्शन तैयार हो जाएगा और इसी क्लास में हम सब कुछ जो है मुगल पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि टर्म कहीं ना कहीं आएगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। जब हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफी चीजें हमें वहां पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी या आराम से लिंक हो जाएगा। सो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1707 यानी डेथ ऑफ औरंगजेब टिल 1857, यानी कहां पे? 1857 में जफर का रोल। ठीक है, यहां तक कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं अबाउट अ फोकस बैच विच इज स्पेशली डिजाइंड फॉर 69th बीपीएससी प्रीलिम्स। फीचर क्या है, फीचर क्या है, इसको क्यों कैसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं ये फीचर, इसके बारे में। तो पहला फीचर है इस क्लास का, 1 सेकेंड, द फर्स्ट फीचर इज 50+ लेक्चर्स। ये 50+ लेक्चर्स जो हैं ये टोटली बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न्स हैं, न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, जो कि बीपीएससी में जो 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में जिस तरह के प्रश्न आए उन प्रश्न को हिसाब रखते हुए, या बीपीएससी ने जो अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं अभी रिसेंटली उनको भी ध्यान रखते हुए ये पैटर्न तैयार किया गया है। ठीक है, ये पैटर्न तैयार किया गया। 50+ लेक्चर्स होंगे और एक लेक्चर्स का जो ड्यूरेशन होगा लगभग ऑफ 3 आवर्स, तो कितने घंटे का हो गया? 150 घंटे का हो गया। ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। और आफ्टर ईच लेक्चर यू विल गेट अ क्लास हैंड आउट which will be crisp and detailed, तो जो कि आपकी बाद में रिवीजन या री रीडिंग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। एक बार आपने वीडियो देख लिया तो जरूरी नहीं आप वीडियो को बार बार घुमाए। कुछ लोगों को वीडियो देखना ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को पढ़ना, बट दीज बोथ थिंग्स आर सुपरा इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि आप दोनों चीज को फॉलो करते जाएं एक बेटर प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो क्लास हैंड आउट आफ्टर ईच लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड। 7 सेक्शनल टेस्ट होंगे। ठीक है, ये सेक्शनल टेस्ट भी कितने के? 150 मार्क के, 150 क्वेश्चंस के होंगे, और 7 जो है फुल लेंथ टेस्ट होंगे। बट द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, जो सेक्शनल टेस्ट में है इसको हम ओपन टेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, ओपन टेस्ट है एंड इट इज फ्री फॉर ऑल। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है ये ओपन टेस्ट होगा, तो ये सेक्शनल नहीं होगा, ये कंबाइंड एफएलटी होगा। तो मान के चलिए इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो 6 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 8 एफएलटीज होंगे। ठीक है, इस तरह से डिजाइन है। नाउ एक करंट अफेयर बुकलेट दी जाएगी आपको। ठीक है, बिफोर 1 मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन। तब से अपना करंट अफेयर तो चल ही रहा है। एक हमारी और सीरीज चल रही है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, दैट इज बिहार फैक्ट फाइल। जरूर जाके देखें। बिहार फैक्ट फाइल इज अ डेली करंट अफेयर प्रोग्राम, बिहार स्पेशल करंट अफेयर प्रोग्राम फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। रोज का करंट अफेयर करवाया जाता है, जो कि आपको प्री एज वेल एज मेंस, प्री प्लस मेंस में दोनों में काफी हेल्प करने वाला है बीपीएससी के। तो अगर ये आप यही फॉलो करते हैं बिहार फैक्ट फाइल, तो 30% ऑफ द पोर्शन आपका प्री और मेंस का दोनों कवर होगा, ये हमारी गारंटी है। नाउ तो ये हो गया आपके इस क्लास का फीचर। तो इतना डिटेल्ड फीचर है कि आप बिलीव करिए कि इतना अगर आपने कर लिया तो सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। नाउ ये लिखा हुआ है PYQ डिस्कशन ऑन यूट्यूब एंड दिस डिस्कशन विल आल्सो बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री होगा। ठीक है, तो PYQ जितने भी हैं अब तक 10 से 15 साल के PYQ सारे डिस्कस किए जाएंगे 1 by 1। और आपको पता है कि अब तक बीपीएससी में ये टेंडेंसी रही है कि ये अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। तो ये PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। स्टार्ट हो चुका है ये बैच 29 मई से
ठीक है, अब कुछ ही सीट्स बची हैं इस वाले बैच में, तो हम जल्दी ही अपना दूसरा बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि अभी 4 महीने का गैप है, 2-2 3-3 दिन की गैप पे एक क्लासेस हैं, तो आप फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देख सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस अभी 2-3 क्लासेस ही हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 29 मई से स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन मोड होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड होगा। और जो बात है, अगर कोई डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट जो है कंसल्ट कर सकते हैं, या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर के थ्रू हमसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें गाइडेंस चाहिए तो सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। ठीक है, फी है 5000 या 499 ओनली। ठीक है, विच इज़ वेरी मिनिमल। ठीक है, कुछ चैनल्स हैं जो काफ़ी कम में लेके आए हैं, बट उनका स्ट्रक्चर आप देख लेंगे या पढ़ाने का तरीका तो आप खुद समझ जाएंगे कि इतने में पॉसिबल नहीं है। और कुछ हैं ऐसे जो सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, वो 5 से 10 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। सो हमारी जितनी भी हैं वो सारे लेबर कॉस्ट को देख के अगर जोड़ा जाए तो फीस बहुत कम है, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ज़्यादा समय ना लगाएं। ठीक है, अगर कोई जो है ऐसा बच्चा है जो फीस देने में असमर्थ है तो वो अपना इनकम सर्टिफिकेट वगैरह देके फीस में कंसेशन करवा सकता है, ये प्राविधान एक रखा गया है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन अ फर्स्ट टॉपिक जो कि है ग्रेट मुगल्स। तो बेसिकली हम डिसइंटीग्रेशन देखने से पहले हमको जानना होगा कि हु वर द ग्रेट मुगल्स। ग्रेट मुगल्स क्यों कहा गया? क्योंकि तब तक जो है मुगल एम्पायर अपने जेनिथ पे था, यानी अपने सबसे ज्यादा एक्सपेंशन पे था। आप देख रहे होंगे मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये साउथ के कुछ ब्लॉक्स को छोड़ के, ठीक है, पूरा ब्लॉक्स इन्होंने कवर कर लिया है, जिसको आप अखंड भारत कहते हैं, यही है। ठीक है, पूरा कवर किया है, तो इस वजह से इनको ग्रेट मुगल्स कहा गया। स्टार्ट होता है 1526 से लेके, ठीक है, डेट अगर गलत हो तो 1707 तक ग्रेट मुगल्स का पीरियड है, यानी बाबर से लेके औरंगजेब तक। ठीक है, बाबर से लेके औरंगजेब तक। तो इन जो रूलर्स का है, आपको एक बार डेट लाइन जरूर पता होनी चाहिए। आप कहेंगे कि डेट्स याद नहीं होती, 2-4 बार देखेंगे तो ऑब्वियसली याद होगी। ठीक है, 2-4-3-4 बार अगर आप इंटरेस्ट लेके देखते हैं तो ये चीजें 100% आपको याद होंगी, क्योंकि बीपीएससी जो है कई बार डेट्स पे भी पूछता है। तो बाबर का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था? 1526 से लेके 1530, जस्ट फॉर 4 ईयर्स। कितने साल के लिए बाबर ने राज्य किया? 4 ईयर्स के। और ये तैमूर जो है तैमूरी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, मदर साइड से दूसरा, फादर साइड से दूसरा। उसके बाद हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो काफी टशल वाला पीरियड था, तो इनके समय में ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ। हुमायूं के समय में ज्यादा एक्सपेंशन या कुछ जो है बनवाया नहीं। ठीक है, या आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर और जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है वो मिलता है टाइम पीरियड अकबर का 1556 से लेके 1605 के बीच में। फिर टाइम पीरियड आता है जहांगीर का 1605 से लेके 1627 तक। ठीक है, और 1627 से 58 में शाहजहां का पीरियड। उसके बाद 1658 से 1707 तक औरंगजेब का पीरियड। और इसी के बाद से, औरंगजेब के बाद से ही डिसइंटीग्रेशन चालू होता है ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि आज हम देखेंगे, या इनका डिक्लाइन चालू होता है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि जब बाबर का टाइम पीरियड था तो ये आपका पेशावर से लेके पटना तक का इनका जो है टोटल एरिया इन्होंने कवर की थी। कहां से लेके? पेशावर से लेके पटना तक। ठीक है, वहीं अकबर का जब टाइम फ्रेम आता है तो ये कहां तक पहुंचते हैं? अहमदनगर के पास तक, बेसिकली जो गोदावरी वाला बेल्ट है यहाँ तक नीचे तक एक्सपेंड कर लेते हैं अकबर। ठीक है, और ये कंधार वाला, काबुल वाला पूरा एरिया। ठीक है, यहाँ उड़ीसा तक। ठीक है, उड़ीसा तक। लेकिन जब बात आती है औरंगजेब की तो ये अटक यहाँ पे है, कई बार आपको सुनने में मिलता है। अटक से लेके कटक तक इनका राज्य रहता है, कटक को यानी उड़ीसा तक। ठीक है, अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये एक्सपेंशन है। नीचे वाला जो है मदुरई वाला एरिया वो बचा रहता है। तो आपको एक बार इनका एक्सपेंशन पता चल गया, अब थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये वाला एरिया छूटा हुआ था। ठीक है, तो पहले औरंगजेब की डेथ आप सबको पता है। डेथ ऑफ औरंगजेब कब हुई? 3 मार्च 1707 को। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ होती है। कहाँ पे? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में उन्होंने जो उनका जो डेक्कन का मूव था, उसी मूव के दौरान उनकी डेथ हुई। तो डेट भी याद रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। डेट कई बार प्रीलिम्स में एज इट इज पूछी जाती है। तो डेथ ऑफ औरंगजेब 3 मार्च 1707। कहाँ पे? तो औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में। बीवी का मकबरा जो इन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। और कुछ जो है, अगर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये
फ्यू आर्किटेक्चर्स थे जो औरंगजेब के टाइम पे डेवलप हुए, उसमें से एक बीबी का मकबरा है। वो कहाँ पे था, कहाँ पे है, वो भी आप कमेंट में बताएंगे, बीबी का मकबरा। ठीक है, चलिए रीजन ऑफ डिक्लाइन जो है वो हिस्टोरियंस के बीच में दो ग्रुप्स में बटे हैं। क्या रीजंस थे, ठीक है, तो एक ग्रुप मानता है कि पॉलिसीज जो थी औरंगजेब की, ठीक है, औरंगजेब की वो मेजर जो है की मेकर या जो है प्लेयर थी डिक्लाइन में। ठीक है, औरंगजेब की रिलीजियस राजपूत के अगेंस्ट जो पॉलिसीज थी, डेक्कनी जो उनका एक्सपेंडिशन करने का वो तरीका था, या डेक्कन की जो पॉलिसीज थी, ठीक है, ये सब जिम्मेदार थे। ये कौन मानता है, यदुनाथ सरकार मानते हैं, आर्य शर्मा मानते हैं और लिवरपूल मानते हैं। ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ग्रुप जो है ये कहता है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, और इनकैपेबल सक्सेसर्स जो है इनको, इन दो लोगों को मेन रीजन मानता है। एक तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, यानी कहता है कि जो बाबर के समय या अकबर के समय में जो स्टार्ट हुआ था, क्या, मनसबदारी सिस्टम, जो कि मनसबदारी सिस्टम, टोडरमल ने इसको विख्यात किया था। वैसे बाबर के समय में भी मनसबदारी सिस्टम था, लेकिन उतना प्रचलित नहीं था। तो मनसबदारी सिस्टम अगर इंट्रोड्यूस प्रॉपरली किसने किया तो नाम आपको अकबर का ही देना, लेकिन वो बाबर के समय में भी था, ये आप मत भूलिएगा। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम, बाद में मनसबदारी सिस्टम शुरू में तो बहुत अच्छा चला, बहुत फ्लुएंट चला, लेकिन बाद में यही इनके पतन का भी कारण बनता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, यही कहने का मतलब है इनकेपेबल सक्सेसर्स। ठीक है, ये कौन, सतीश चंद्र, इरफान हबीब और अथर अली जैसे हिस्टोरियंस का मानना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो वॉर ऑफ सक्सेशन चलती है बिटवीन द सन्स ऑफ औरंगजेब, वॉर ऑफ सक्सेशन, थ्रोन के लिए जो इनकी लड़ाइयां चलती हैं, तो तीन नाम आपको देखने को मिल रहे होंगे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। ठीक है, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। ठीक है, तो मोहम्मद आजम का नाम याद रखिएगा, मोहम्मद आजम। ठीक है, तो पहली जो फाइट होती है ये बिटवीन मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद आजम के बीच में होती है। किसके, मोहम्मद कामबख्श, ये औरंगजेब के लड़के हैं। ठीक है, मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद आजम के बीच में होती है, जिसमें आजम क्या है, विक्टोरियस होता है। ठीक है, विक्टोरियस होता है या विक्ट्री मिलती है किसको, आजम को। ठीक है, फिर जो दूसरी बैटल होती है, बैटल ऑफ जजऊ। ठीक है, याद रखिएगा नाम, बैटल ऑफ जजऊ, ये बिटवीन बहादुर शाह, ठीक है, या बहादुर शाह का और बहादुर शाह वन है। ठीक है, बहादुर शाह वन, जिसको मुअज्जम भी कहते हैं, क्या, मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम, बहादुर शाह वन या मुअज्जम। ठीक है, ये वाला पहला वाला। ठीक है, मुअज्जम, जो कि कितने, कहीं 63 साल कहीं 65 साल लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, 63 या 65 साल लिखा हुआ मिलता है। तो किसके किसके, बहादुर शाह वन और मोहम्मद आजम के बीच में होती है। ठीक है, बैटल ऑफ जजऊ 20 जून 1707 को मोहम्मद आजम शाह के, और इसमें विक्टोरियस कौन होता है, यही आपका बहादुर शाह वन, यानी मुअज्जम जो है ये विक्टोरियस होता है। तो पहला जो है रूलर 1707 में जो बनता है आफ्टर औरंगजेब, वो कौन बनता है, बहादुर शाह वन। ठीक है, बहादुर शाह वन। तो बहादुर शाह वन के बारे में पढ़ते हैं, इनको याद रखिएगा। मोहम्मद आजम शाह का नाम याद रखिएगा, कि जो अगर मराठा से रिलेटेड अगर कुछ जानना है, तो जो शाहू जी को जो छोड़ा था, ठीक है, ताराबाई के अगेंस्ट, वो एक बेसिकली क्या थी, स्ट्रेटजिक पॉलिसी थी। ठीक है, इनकी, कि छोड़ेंगे तो, जबकि उसकी माँ को नहीं छोड़ा था। ठीक है, बहादुर शाह को छोड़ा था कि वो ताराबाई से सतारा में जाके युद्ध करे और वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो, ताकि हम उसका फायदा उठाएं। तो आप देखते हैं कि आपके हिस्ट्री बुक्स में कई जगह पे लिखता है किसने, मोहम्मद शाह वन ने छोड़ा था बहादुर शाह को, लेकिन उसके 3 महीने पहले ही किसने, मोहम्मद आजम शाह ने छोड़ा था, जिसको फॉलो करता है बहादुर शाह वन भी, उसी चीज को। ठीक है, बहादुर शाह वन भी ये 3 महीने के लिए राजा बने थे। ठीक है, 3 महीने के लिए सरदार बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ बहादुर शाह वन, ऑल्सो नोन एज मुअज्जम या शाह आलम वन, सॉरी। ठीक है, बहादुर शाह वन, ऑल्सो नोन एज मुअज्जम या शाह आलम वन। और दूसरा क्या कहते थे, शाह बेखबर। शाह बेखबर किसने कहा, हिस्टोरियन काफी खान ने। काफी खान वॉज अ पर्सियन हिस्टोरियन। कौन थे, ये पर्सियन हिस्टोरियन थे। ये सारे पॉइंट्स जो डिस्कस किए जा रहे हैं वन बाय वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कफी खान वन हिस्टोरियंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। ये पर्शियन हिस्टोरियंस थे, मुगल टाइम के, उसी समय के। ठीक है, और इनका नाम कफी खान था। कफी खान ने इनको शाह बेखबर कहा और इनकी भर के आलोचना की है। किसने, कफी खान ने, शाह बेखबर, यानी जो इस तरह से एग्रेसिव पॉलिसीज थी या
जो है डेडिकेटेड पॉलिसीज थी औरंगजेब के समय में, उस तरह की पॉलिसीज इनके समय में बहादुर शाह वन या मुअज्जम या शाह आलम वन के समय में देखने को नहीं मिली। इस वजह से इनको साहे बेखबर कहा गया। छोटा सा पीरियड था इनका, 4.5 साल का या कह दिए 5 साल का, 707 से 712 के बीच में। कब से कब तक? 707 से 712 के बीच में। पीसफुल थे, ठीक है, पीसफुल थे। एथिकल सपोर्ट था किसके लिए? किसका? इनको, ठीक है, कोर्ट ग्रुप्स का, यानी आमिर्स का, ठीक है। आमिर्स यानी जो नॉबल्स होते थे कोर्ट में डिफरेंट ग्रुप के, ईरानी तुरानी और हिंदुस्तानी ग्रुप के नॉबल्स उस समय कोर्ट में होते थे। तुरानी जो ग्रुप था, याद रखिएगा, तुरानी जो ग्रुप था, ये वाला ग्रुप सेंट्रल एशिया का रहने वाले थे, सेंट्रल एशियन मुस्लिम्स थे। और ये जो आपके मुगल्स हैं, ये भी सेंट्रल एशिया, बाबर का आप वो देखेंगे तो सेंट्रल एशिया वाला तुरानी ग्रुप को सपोर्ट करता था, मतलब वहां से आता था तुरानी ग्रुप के मुस्लिम से, ठीक है। ईरानी ग्रुप यानी पर्शिया वाला, ठीक है, पर्शिया वाला, ईरान वाला। और हिंदुस्तानी मुस्लिम्स जो कि यहीं पे पैदा हुए हैं, ठीक है, कन्वर्जन हुआ है, सारी चीजें। तो ये 3 तरह के कोर्ट ग्रुप हुआ करते थे, नॉबल्स के आमिर हुआ करते थे, ठीक है। तो इसको जो है ये पीसफुल और एथिकल, बेसिकली किसी के साथ ज्यादा वो नहीं था, जो कोई कहता था हाँ सब ठीक है, थोड़ा सा एथिकल था, पीसफुल था, लिसनर था, इस वजह से डिफरेंट कोर्ट ग्रुप्स का इसको सपोर्ट था। फ्रेंडली जेस्टर्स टुवर्ड्स मराठास, यानी साहू जी को सपोर्ट ये भी किया छोड़ने में, ताराबाई के अगेंस्ट वो लड़े। तो मराठास हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं घुसेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे हम बहादुर शाह के बारे में देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी लंबा है। राजपूत के लिए और अदर इंडियन पावर्स के लिए इसका जेस्चर क्या था? फ्रेंडली था, ठीक है। जजिया जो है ये अबॉलिश करता है। जजिया क्या होता है? नॉन मुस्लिम्स के ऊपर रिलीजियस टैक्स होता है, ठीक है, रिलीजियस टैक्स होता है नॉन मुस्लिम्स को के लिए, जो मुस्लिम लैंड में रहते हैं नॉन मुस्लिम्स, उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, इस्लाम में, ठीक है। तो इसको जजिया कहते हैं, ये जजिया को अबॉलिश करता है। मरता कहाँ पे है? मिलिट्री कैंपेन में अगेंस्ट बंदा बहादुर, ठीक है, बंदा बहादुर सिंह, ठीक है, ठीक है, सिख था, गुरु गोविंद के बाद जो है कमान संभालने वाला, ये दूसरा वो था, ठीक है, बंदा बहादुर। 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह वन की डेथ होती है अगेंस्ट बंदा बहादुर, ठीक है। बिफोर इन्होंने, इससे पहले क्या ऑनर्ड किया था? किसको? गुरु गोविंद सिंह को विद खिलत। टर्म है, टर्म पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, यूपीएससी वाले भी देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट। खिलत क्या होता था? ऑनरिफिक रॉब होती थी जो ग्रांट की जाती थी किसी को उसके अच्छे कामों के लिए, ऑनरिफिक रॉब, या जिसको अंगवस्त्र आप कह सकते हो। यहाँ पे इसका खिलत का मीन है, जो गुरु गोविंद सिंह को दिया गया वो अंगवस्त्र था, बेसिकली शॉल या सिटेशन वगैरह। और मनसब दिया, मनसब यानी कि रैंक, वही रैंक, ठीक है, मनसबदारी। अभी हम ढंग से समझाएंगे कि मनसब क्या है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह को इसने खिलत और मनसब ग्रांट किया था। किसने? बहादुर शाह वन ने, ठीक है। 1571 में मनसबदारी का प्रॉपर वो हुआ, ठीक है। लॉन्च कब हुई थी मनसबदारी? 1571 में। तो 1571 डेट किसकी थी? ठीक है, तो मनसबदारी। और भी टर्म देख रहे होंगे, जागीरदारी, वतन जागीर, नगदी क्या है, जाट सवार क्या है, दाग हुलिया क्या है, जब्ती और धसाला सिस्टम क्या है। बिलीव मी, ये सारे सिस्टम एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। अब तक हम जो हिस्ट्री पढ़ते आए हैं सबको अलग अलग करके पढ़ते आए हुए हैं, और सही है अलग अलग करके पढ़ते आना, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कुछ चीजें अलग टाइम फ्रेम में भी जो है लागू की गई, लेकिन सारी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम 1571 में लॉन्च की गई, ठीक है, अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। क्या नाम था फाइनेंस मिनिस्टर अकबर के? कौन थे? राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, ठीक है। और ये जो आप धसाला या जब्ती सिस्टम देख रहे हो, धसाला या जब्ती सिस्टम, ये भी इन्हीं के समय में लॉन्च की गई, ये 1580, ठीक है, उसके बाद में, ठीक। तो जब्ती सिस्टम 1580 टोडरमल ही, और मनसबदारी सिस्टम 1571 में, ये भी टोडरमल यानी अकबर के अंडर, ठीक है। किसके समय में लॉन्च की गई? अकबर के समय में। दोनों चीजें, डेट भी याद रखिएगा, 1580 81 और 1571 मनसबदारी की, ठीक है। जागीरदार क्या होते थे? ठीक है, वतन जागीर क्या होती थी, नगदी क्या होते थे, ये सारी देखते हैं, ठीक, वन बाय वन।
और जट एंड सवार ये मनसबदारी के ही पार्ट थे। दाग एंड हुलिया ये अलाउद्दीन खिलजी के समय लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये ब्रांडिंग था। ठीक है, ब्रांडिंग टेक्निक थी कि ब्रांड कैसे किया जाए हॉर्सेस को। ठीक है, और दाग का मतलब हॉर्सेस को ब्रांड करना, उनके ऊपर मुहर लगाना। हुलिया यानी जो हॉर्स घुड़सवार है उसका हुलिया पहचानना और हॉर्स से मैच करवाना। ये था दाग एंड हुलिया और अलाउद्दीन खिलजी के समय लॉन्च किया गया था। ठीक है, इन सारों को वन बाय वन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मनसबदारी सिस्टम। ठीक, ध्यान से देखिएगा, आज आपको मनसबदारी सिस्टम ढंग से समझ में आने वाली। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम बेसिकली वाज अ रैंक और पोजीशन। पोजीशन पहला पॉइंट रैंक या पोजीशन थी। कैसे? तो ये सिविल या मिलिट्री डिपार्टमेंट्स का कोई ऑफिसर हो, दोनों को ग्रांट किया जाता था, सिविल और मिलिट्री। तो ये चीजें इसमें खत्म कर दी गई, यानी सिविल और मिलिट्री दोनों को। पूछा जाए सिर्फ मिलिट्री वालों को दिया जाता था या सिविल वालों को भी दिया जाता था, तो ये आपको यहीं पे समझ में आएगा कि सिविल मिलिट्री किसी भी तरह का जो अमीर है, बेसिकली अमीर यानी नोबेल, ज्यादातर पोस्ट अमीर्स को ही मिलती थी, नोबेल है उनको ग्रांट किया जाता था मनसबदारी। ठीक है, मनसबदारी रैंक्स फॉर फ्रॉम 1000 टू 12,000 अकबर के टाइम पीरियड में। ठीक है, और वहीं आप जहांगीर में के देखेंगे तो 1000 से लेके कहां तक पहुंच गया था, 46,000 तक। ठीक है, मनसबदारी। ठीक है, ये मनसबदार की रैंक होती थी 1000 से 12,000, ये अकबर के समय में थी, और ये 1000 से 46,000 जहांगीर के समय में थी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मनसबदारी दी गई थी अकबर के समय में वो राजा मान सिंह को दी गई थी। राजा मान सिंह, कितने की मनसबदारी? राजा मान सिंह को तो 7,000 की मनसबदारी थी। ठीक है, और एक चीज समझिए कि मनसबदार जो होते थे, जो ये आमिर्स हैं, ये कैटेगराइज कैसे होते थे? तो जो 1000 या उससे कम के होते थे उनको आमिर्स कहते थे। ठीक है, आमिर्स कहते थे, अमीर या आमिर्स। ठीक है, नोबेल्स जो होते थे। 1000 से 5000 के बीच में जो होते थे उनको आमिर अल कबीर कहते थे। आमिर अल कबीर, याद रखिएगा, यानी आमिर अल कबीर मतलब ग्रेट अमीर, ग्रेट आमिर। ठीक है, 1000 से 5000 के बीच में जिनकी रैंक होती थी। ये किसको मिला था? नॉन मुस्लिम्स को। तो बेसिकली मनसबदारी जो थी शुरू में सिर्फ मुस्लिम्स को दी जाती थी, बाद में नॉन मुस्लिम्स को, मराठा को भी जाने लगी, और जहांगीर के टाइम में और भी एक्सपेंड की गई, मराठास को नहीं, राजपूत को जाने लगी अकबर के समय में, और जहांगीर के समय में मराठास और डेक्कन वाले जो थे उनको भी देने जाने लगी। किसके? जहांगीर के समय में। ठीक है, तो आमिर अल कबीर यानी ग्रेट अमीर, और 5000 से 12,000 के बीच में जो होती थी वो आमिर अल उमरा कहलाता था, जिसको मिलती थी आमिर अल उमरा, यानी आमिर सब अमीर। ठीक है, अमीरों का अमीर। ठीक है, आमिर अल उमरा। तो ये 3 तरह का कैटेगराइजेशन था। ठीक है, आमिर, तो ये टर्म भी याद रखिएगा, आमिर यानी नोबेल हो गया जिसको 1000 तक थी, अमीर अल कबीर यानी ग्रेट आमिर, एंड आमिर अल उमरा 5 से 12,000 तक का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रैंकिंग किस तरह से होती थी। टाइप्स कितने थे? तो अकबर के समय 33 टाइप्स के जो है मनसबदारी प्रैक्टिसेस होती थी, मतलब 33 तरह की। वो डिवाइडेड था, वो टोडरमल जी का था, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। 33 तरह की मनसबदारी थी जो कि बाद में घट जाती है। ठीक है, और लेकिन ये जो रैंक्स हैं ये बढ़ने लगती हैं। ठीक है, 5000 से 46,000 तक पहुंच जाती है। तो वो चीजें हैं। नंबर ऑफ जो है आमिर्स अकबर के समय में 1800 के आसपास थे। ठीक है, 1800। वहीं औरंगजेब के समय में 16,000 के आसपास आमिर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आमिर्स यानी कुछ तो दिक्कत रही होगी कि इतनी अमीरियत या मनसबदारी ग्रांट की जाए। नंबर ऑफ मनसबदार जो थे वो 1800 थे अकबर के समय में, और 16,000 के आसपास हो गए औरंगजेब के समय में। ठीक है, तो हमने कुछ चीजें समझ ली, रैंक और पोजीशन कहलाती थी बेसिकली। अब देखिए कि कोई ऑफिसर है, अब मनसबदारी को डिटेल में समझते हैं। कोई, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी मोर और लेस। ठीक है, कोई ऑफिसर है मुगल कोर्ट का। ठीक है, मुगल कोर्ट का। ठीक है, तो ज्यादातर मुस्लिम ही होते थे, डिफरेंट नोबल्स। ठीक है, तो उसको मनसबदारी ग्रांट की जाती थी, मनसबदारी।
हेरिडेटरी नहीं होती थी, राजा जब चाहे उसको बदल सकता है और बेसिकली रिलोकेट करता रहता था राजा, किसी मनसबदार आज आपका यहाँ है फिर कल वहां कर दिया गया, उससे क्या है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए रिलोकेट करता था, यानी हेरिडेटरी नहीं थी, यानी कोई मनसबदार है उसका लड़का फिर मनसबदार बनता है उसकी डेथ या किसी चीज के बाद, तो उसको फिर से मतलब वैसे तो खत्म कर दी जाती थी उसके बाप की, अगर कंसिडर करता है राजा तो उसको अफ्रेश स्टार्ट करना पड़ता था विद न्यू हॉर्सेज एंड वो सारी चीज, ठीक है। तो ये मनसबदार जो होते थे इनको मैंडेटरी क्या रखना पड़ता था, हॉर्स, नंबर ऑफ हॉर्सेज, ठीक है, और उन्हीं पे घुड़सवार, ठीक है, हॉर्समैन, ठीक है, हॉर्समैन, ठीक है, और इनको मेंटेन करने के लिए हॉर्सेस को और हॉर्समैन को, ठीक है, क्या दिया जाता था, ठीक है, हॉर्समैन्स को, तो ये जो दोनों पार्ट थे ये क्या कहलाते थे, ये हॉर्समैन जो है ये सवार कहलाता था, ठीक है, और ये जो हॉर्सेज और हॉर्समैन दोनों का कंप्लीट बेसिकली हॉर्समैन सवार कहलाता था, और एक जट होता था, जट और सवार के बीच में डिफरेंस समझिए। तो ये दो बातें लिखी हुई हैं हमारे जो है एनसीईआरटी में। जट में कई बार जो है वो जो है इन्फेंट्री फोर्सेस के लिए रिफर किया जाता है, जो पैदल सैनिक होते हैं, या सिपाहियों के लिए जट यूज किया जाता था, हॉर्समैन के लिए सवार। तो ऐसा माना जाता था कि अगर 500 हॉर्समैन हैं तो हॉर्सेस कितने होने चाहिए, 1000 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हॉर्स को रिलैक्स करने का भी टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी को मेंटेन करने के लिए इनको क्या दी जाती थी, एक जागीर दी जाती थी, जागीर दी जाती थी या पीस ऑफ लैंड दी जाती थी, और इस पीस ऑफ लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उससे ये अपनी मनसबदारी संभालता था, ठीक है। तो जागीरदारी और मनसबदारी क्या हुआ, तो ये जो जागीर दी जाती थी जिसको उसको उस मनसबदार को जागीरदार कहते थे, ठीक है, जागीरदार कहते थे। तो होप कि आपको जागीरदारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये जागीरदारी क्या थी, क्या थी, नॉन हेरिडेटरी थी, नॉन हेरिडेटरी थी, ठीक है, नॉन हेरिडेटरी थी, यानी जरूरी नहीं है कि वंशानुगत वो बढ़ती रहे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे वतन जागीर टर्म देख रहे होंगे, तो वतन जागीर जो टर्म था वो हेरिडेटरी जागीर के लिए, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, हो सकता है आपके पीएससी में भी क्वेश्चन आ जाए, पीएससी का यही होता है। तो वतन जागीर बेसिकली जो लोकल रूलर्स होते थे राजपूत वगैरह उनको दी जाती थी वतन जागीर, ठीक है। तो ये जागीरदारी खत्म नहीं होती थी, ठीक है, वतन जागीर तो अपने लैंड से ही करो, ये हॉर्सेज मेंटेन करो, ये हॉर्समैन मेंटेन करो, ये इन्फेंट्री मेंटेन करो और हमको सपोर्ट करो, ठीक है। तो बेसिकली ये जागीर उसी हिसाब से, अब आपको पूछे कि जागीर जैसे 1000 का किसी को दिया, किसी को मनसबदारी जो है 5000 का दे दिया, जो रैंकिंग थी, ठीक है, कि 1000 हॉर्सेज 500 हॉर्सेज या 1000 हॉर्सेज का, तो ये उस हिसाब से दी जाती थी, जैसे इतना 500 हॉर्सेज मेंटेन करना, तो जितनी जागीर दी जाती थी इसको कैलकुलेट करके प्रॉपर तब दिया जाता था, ठीक है, कि उससे ज्यादा जितनी लैंड दी गई कि इसमें आपका भरण पोषण हो जाए, ठीक है, उससे ज्यादा लैंड नहीं दी जाती थी ना उससे कम दी जाती थी। यही था इंटेलिजेंसिया ऑफ टोडरमल, ठीक है। उसी के लिए ये इन्होंने क्या लॉन्च किया, जब्ती सिस्टम। जब्ती सिस्टम क्या था, लैंड मेजरमेंट सिस्टम था, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसी से ये मेजर किया जाता था, ठीक है, बाद में इसको और आसान बनाने के लिए। तो ये हमने जागीरदार देख लिया कि जागीरदार कौन होता है। अब आप एक वतन जागीर भी देख लिए कि वतन जागीर यानी ये हेरिडेटरी होते थे। अब नगदी हो गया, ठीक है, नगदी की कुछ ऑफिशियल्स हैं या सिविल ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हो सकता है ना हो, लेकिन सबको ये मेंटेन करना जरूरी था। तो उनको जो जागीर ना देके पेमेंट क्या है, नगद में की जाती थी, यानी कैश पेमेंट होती थी। कैसी होती थी, कैश पेमेंट। तो इसको नगदी कहते थे, इस इंसान को, इस मनसबदार को नगदी मनसबदार कहते थे, ठीक है। जागीरदार मनसबदार अलग हो गया, नगदी मनसबदार अलग हो गया। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि मनसबदारी सिस्टम में कैश पेमेंट होता था, सिर्फ कैश पेमेंट किया जाता था, या सिर्फ जो है लैंड ग्रांट दिए जाते थे, तो दोनों गलत हो गया। अगर ऑनली आ गया तो दोनों किए जाते थे, ठीक है। तो ये हो गया जट सवार देख लिया हमने, जट क्या है और सवार क्या है। जट बेसिकली जो आपके सिपॉयज होते थे, सिपॉयज होते थे, और जो सवार्स होते थे ये हॉर्समैन होते थे। एक हॉर्समैन के लिए 2 हॉर्स मैंडेटरी था रखने के लिए, ये माइन्यूट डिटेल है, कोई नहीं पढ़ाएगा। हॉर्समैन होते तो जट और सवार, ठीक है, मनसबदारी के अंतर्गत ही आते थे। दाग हुलिया इन्हीं जो है जट और सवार जो है, इसी को दाग और हुलिया को जो अलाउद्दीन के समय में इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रांडिंग जो सिस्टम था हॉर्स को, और जो उस पे हॉर्समैन था उसको ब्रांड करने के लिए जो सिस्टम था, उसको इसी में इंट्रोड्यूस किया गया मुगल कोर्ट में भी, मुगल पीरियड में भी, ताकि
करप्शन से बचा रहा जा सके। यानी कोई भी, अब हॉर्स किसका है कैसे पता चलेगा बैटल फील्ड में, किसी ने बोला ये मेरा हॉर्स है या मेरा हॉर्स है, उस पर पैसे ले लिया, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या प्रैक्टिस लाई गई, दाग और हुलिया की। याद रखिएगा किसके समय में इंट्रोड्यूस किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, लेकिन यूज कहां हो रहा था, मनसबदारी सिस्टम में, ठीक है। अब आते हैं जब्ती सिस्टम और धसाला सिस्टम। जब्ती सिस्टम, उसको धसाला सिस्टम भी कहते हैं। ये बेसिकली जब्ती या धसाला होता क्या था, ये एक बैम्बू स्टिक होती थी। क्या होती थी, बैम्बू स्टिक होती थी, ठीक है, जिसमें जंजीर या बोलिए तो चेन, आयरन की चेन जो है लगाई जाती थी, और जिससे क्या होता था, मेजरमेंट होता था ऑफ लैंड, मेजरमेंट, ठीक है। और इस हिसाब से जागीर जो है ग्रांट की जाती थी अकॉर्डिंग टू जाट एंड सवार, ठीक है, धसाला सिस्टम के थ्रू, ठीक है। बेसिकली जो मेजरमेंट होता था इसमें किस तरह से होता था, तो जब्ती सिस्टम सिर्फ इसी के लिए नहीं होता था, इसका और भी लैंड मेजरमेंट सिस्टम था। तो लैंड रेवेन्यू, जो चीजें जागीरदारी में नहीं लैंड दी गई है, वहां पे भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। कहाँ पे, जहां पे जागीरदारी में लैंड नहीं दी गई है, नॉर्मल कल्टीवेटर्स के पास जो लैंड है, कल्टीवेटर्स के पास जहां पे जागीरदारी नहीं है, वहां पे भी लैंड मेजरमेंट के लिए इसका यूज होता था। या जो जागीरदार है वो भी इसी प्रैक्टिस के थ्रू, जब्ती प्रैक्टिस के थ्रू, जो नॉर्मल इसकी जागीरदारी में जो कल्टीवेटर्स हैं, इनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। लैंड रेवेन्यू क्या है, कलेक्ट करता था, ठीक है। और ये प्रैक्टिस कैसे होती थी, तो वो भी जान लीजिए कि जैसे कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, तो ये इसका मेजरमेंट हुआ, ठीक है, 10 साल का एवरेज निकाला जाता था। कितने साल का, 10 साल का एवरेज निकाला जाता था। यानी जो मेजरमेंट होता होगा वो हमेशा होता होगा, तो मेजरमेंट हर साल होता होगा, लेकिन एवरेज कितने दिन का लिया जाता था, 10 ईयर्स का। और 10 ईयर्स के एवरेज पे जो है टैक्स लगाया जाता था। तो टैक्स रफली कितना था, 33% था। कितना, 33 या 1/3 ऑफ द टोटल, ठीक है। जब्ती में कितना, 1580 मिलाया गया, 33% या 1/3 ऑफ टोटल जो प्रोड्यूस या प्रॉफिट होता था, उसको उसका टैक्स लिया जाता था, ठीक है। और उसको क्या कहते थे, माल कहते थे, ठीक है, माल कहते थे, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो 2/3 बचता है, यानी 66% जो बचता है, इस जो उसको खर्च कहते थे, ठीक है, खर्च कहते थे, जो कि कल्टीवेटर्स के पास बच गया, ठीक है। और इस खर्च पे भी टैक्स लगता था, बाद में देखेंगे खर्च टैक्स क्या है, उसको हम आगे देखेंगे। तो होप कि आपको मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, जागीरदार क्या होते थे, वतन जागीर क्या होती थी, नगदी क्या है, जट सवार क्या है, दाग एंड हुलिया क्या है, जब्ती सिस्टम और धसाला सिस्टम क्या है, समझ में आ गया है, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने ये चीजें देख ली। अभी आपको जब दाग, ये क्या नाम है, मनसबदारी सिस्टम आपने समझा, तो इक्तेदार भी आपको पता होना चाहिए। इक्तेदार कब होते थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ठीक है। मोर और लेस यही था इक्तेदार का भी, जो मनसबदार थे। लेकिन इक्तेदार का जो था और जमींदार में, अरे जागीरदार में या मनसबदारी में अंतर जो था, जो मनसबदारी है, ठीक है, मान लीजिए पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए, या मेरा ही मान लीजिए, मेरा जो रेसिडेंट है वो है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है। और मुझे मनसबदारी कहाँ की मिली, राजस्थान की मिल गई, ठीक है, राजस्थान की मिल गई। लेकिन ये मनसबदारी का है, लेकिन जो आपका मुगल पीरियड वाला सिस्टम, इजारेदारी वाला सिस्टम है, इसमें जो दिल्ली का मनसबदार होगा, उसको जो है कहाँ पे मिलेगा, वो दिल्ली का ही मिलेगा, उसके बाहर का नहीं मिलेगा, ठीक है, इजारेदारी सिस्टम में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये मनसबदारी कहीं पे भी दी जा सकती थी, फिक्स नहीं था कि आप जहाँ के रेसिडेंट हैं या लोकल हैं वहीं पे मिले। और ये लोकल में इसलिए भी नहीं दिया जाता था कि लोकल में आपकी पकड़ ज़्यादा होती है, तो आपका जो है लोगों को से एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ज़्यादा आसान होगा। बाद में यही प्रैक्टिसेस अकबर के समय में तो बहुत अच्छी चली, परफॉर्म्ड वेल, लेकिन बाद में जब जहांगीर का पीरियड आया और फिर फाइनली औरंगजेब का पीरियड आया, तो यही चीज़ें माल प्रैक्टिसेस में बदल गई, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, ठीक है। उसकी वजह से मनसबदार क्या होते थे, वो मनसबदार ये भी जो है हैवी टैक्स कलेक्शन करते थे, ठीक है, कोई प्रॉपर वो लेंथ एंड ब्रेथ नहीं बची, इसलिए मनसबदारी जो है, नंबर ऑफ मनसबदार बहुत बढ़े, सारी चीजें। और ऐसा माना जाता था कि जो डेक्कन में मनसबदारी थी, किसके समय में इंट्रोड्यूस की गई थी, जहांगीर के समय में। टोटल जो एक्सपेक्टेड था उसका बस 25% कलेक्शन हुआ था औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है, बस 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ अब हमने देखा कि ये मनसबदारी वगैरह सारी चीजें देख ली, ठीक है। बहादुर शाह का टाइम पीरियड 1712, ठीक है। लेकिन मनसबदारी हमने मनसब टर्म यहाँ पे आया था इस वजह से यहाँ पे देख लिया, ठीक है। हम बहादुर शाह के बाद आते हैं जहांदार शाह, 1712 से 1713, बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड था जहांदार शाह का। कितना टाइम पीरियड? बस 1 से 1.5 साल का, ठीक है। तो इनके भाई थे, ठीक है, इनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, ठीक है। तो इनके भाई थे कौन? अजीमुश शान, रफीउश शासन और जहान शान, ये 3 ब्रदर्स थे। कौन कौन? अजीमुश शान, अजीमुश शान, रफीउश शासन और जहान शाह, ठीक है। तो ये 3 ब्रदर्स थे जिनके बीच में टसल चलता है फॉर द थ्रोन, यानी वॉर ऑफ सक्सेशन हर जगह चलेगा आपको लेटर मुगल पीरियड में। ये भी एक रीजन है फॉर द डिक्लाइन या डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में अजीमुश शान को हराकर कौन? जहांदार शाह जो है वो राजा बनता है। तो किसके सपोर्ट से? जुल्फिकार खान के सपोर्ट से। याद रखिएगा, जहांदार को किसने सपोर्ट किया? जुल्फिकार खान ने सपोर्ट किया अगेंस्ट अजीमुश शान। और इसके बाद जब देखेंगे आप, अगला जो रूलर आएगा वो अजीमुश शान का ही लड़का होगा, ठीक है। जुल्फिकार ने जहांदार शाह को अगेंस्ट अजीमुश शान के अगेंस्ट सपोर्ट किया, और जहांदार शाह ने इसको जुल्फिकार खान को क्या बना दिया? वजीर बना दिया। अब ये वजीर भी एक टर्म आपके सामने आता कि वजीर मतलब होता क्या था मुगल पीरियड में? तो वजीर मतलब होता था प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मुख्यमंत्री होते थे ये मुगल पीरियड के। कौन? वजीर, ठीक है, राजा से जस्ट नीचे वाली पोस्ट। इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी वो होती थी मीर बख्शी की। मीर बख्शी, ये मीर बख्शी क्या होता था? ये चीफ मिलिट्री कमांडर होता था, ठीक है। चीफ मिलिट्री कमांडर होता था मीर बख्शी। तो 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट वजीर की यानी प्राइम मिनिस्टर और मीर बख्शी यानी चीफ मिलिट्री कमांडर की, याद रखिएगा। तो जुल्फिकार खान जो है सपोर्ट करता है किसको? जहांदार शाह को अगेंस्ट अजीमुश शान, ठीक है, ठीक है, थ्रोन के लिए। और ये थ्रोन पे बैठता है जहांदार शाह 1712 में, और जहांदार शाह किसको? जुल्फिकार खान को अपना वजीर नियुक्त करता है, ठीक है, क्योंकि इसने इसको फेवर किया था। इसमें आप काफी खान को पीछे सुना था आप लोगों ने, फिर से एक बार काफी खान का नाम आता है। ऑन एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोला? फुल ऑफ लग्जरी एंड डिबॉकरी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ट्रिचरी, डिबॉकरी, फुल ऑफ लग्जरी, यानी अय्याशी चल रही थी, यही है। जहांदार शाह स्टॉप्ड ग्रांटिंग ऑफ जागीर्स एंड टाइटल, ठीक है, यानी जागीरदार को जागीर देना बंद कर दिया था। यानी नगदी वाला जो सिस्टम मैंने बताया था वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा। किसके समय में? जहांदार शाह के साथ, और टाइटल्स भी देना बंद किया। तब देखा कि सारा चीज लूट रहा है और इसके भी लग्जरी की, उससे बाद में अपने लास्ट में ये कदम उठाए हैं थोड़े से। इजारा राइट्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिए, इजारेदारी में ये कॉन्ट्रैक्ट पे दिया कलेक्शन के लिए। इजारा बेसिकली लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, वही चीजें, इसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया किसने? जहांदार शाह ने। सवाई जय सिंह जो थे आमेर के, इनको टाइटल देता है मिर्जा, ठीक है। एंड वजीरशिप किसका देता है? प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मारवा का देता है। मारवा वाला जो रीजन है राजस्थान का, सवाई जय सिंह को इसका वजीर बनाता है, और इनको जय सिंह को टाइटल क्या? मिर्जा जय सिंह का टाइटल देता है। सवाई जय सिंह को मिर्जा जय सिंह का टाइटल देता है कौन? जहांदार शाह, याद रखिएगा। यानी राजपूत के साथ इसके भी रिलेशन वॉज गुड, ठीक है। सबका एक रीजन था, ठीक है। जब हम लोग मिडवल पढ़ेंगे ढंग से तो इन सबका रीजन है, एक देखेंगे वो क्या रीजन है वन बाय वन, ठीक है। क्योंकि इधर राजपूत को सपोर्ट करने का मतलब था कि इधर आपके नीचे जो है जाट्स बहुत पनप रहे थे, ठीक है। जाट्स को टैकल करना था, किसको? मुगल कोर्ट को, ठीक है। बाद में आप देखेंगे जब मराठा के समय में पिंडारी जैसे थे, वैसे इनको जाट परेशान किए हुए थे यहाँ से नीचे से आगरा और मथुरा भरतपुर वाले रीजन में, ठीक है। इस वजह से इनको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, ठीक है। सरदेशमुखी 10% का और चौथ 25% का डेक्कन में किसको देता है? किसको? मराठास को ग्रांट करता है। मराठास को सरदेशमुखी जो होती थी 10% की होती थी। सरदेशमुखी क्या होती थी और चौथ क्या होती थी? बेसिकली जो नॉन मराठा एरियाज थी, जो कैप्चर्ड एरिया थी या जो वशाल एरियाज थी, उनमें ये टैक्स लिया जाता था मराठास के द्वारा, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो सरदेशमुखी जो होती थी वो चौथ 25% की होती थी और उसी के ऊपर 10% सरदेशमुखी दिया जाता था। तो डेक्कन का ग्रांट किया था, बट बोला था कलेक्शन कौन करेंगे? मुगल ऑफिशियल्स करेंगे। एक कंडीशन रखी थी, ठीक है। टाइटल ऑफ अनूप सिंह नाम
इसका टाइटल और मनसब दिया था 3000 का टू शिवाजी टू को। ठीक है, शिवाजी कौन टू था? सन ऑफ राजा राम था, वही जो आप देख रहे हैं शिवाजी टू, यहाँ पे ताराबाई का पुत्र। ठीक है, ताराबाई का पुत्र। तो यहाँ पे देख रहे हैं वहां पे साहू को सपोर्ट किया, यहाँ पे ये किसको? शिवाजी टू को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मराठा वाला जब हम लोग पढ़ेंगे तो ढंग से देखेंगे। तो ये था ऑल अबाउट जहांदार शाह। इसके बाद टाइम फ्रेम आएगा फर्रुखसियार का। फर्रुखसियार किसका? यही जो अजीमुशान है, इसी का लड़का होता है फर्रुखसियार। ठीक है, ये क्या करता है? जहांदार शाह को मार देता है विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। नाम आपने काफी बार सुना होगा सैयद ब्रदर्स का। इनको किंग मेकर्स भी कहा जाता था। किसको? सैयद ब्रदर्स को क्या कहा जाता था? किंग मेकर्स। याद रखिएगा, किंग मेकर्स। और ये कौन से ग्रुप के थे? तो ये नोबल्स या अमीर्स थे। किसके? हिंदुस्तानी ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स के, हिंदुस्तानी ग्रुप। तो हमने नोबल्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में बताया था आपको। 3 ग्रुप्स बेसिकली थे उस समय कोर्ट में। तो ये हिंदुस्तानी ग्रुप्स के मुस्लिम्स थे। ठीक है, इंडियन आमिर्स थे। फरवरी 11 1713 को जहांदार शाह को मारता है विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। ठीक है, अब सैयद ब्रदर्स की बात करें तो इसमें 2 भाई थे। अब्दुल्ला खान, जिसको ये वजीर बनाता है, कौन? फर्रुखसियार, यानी प्राइम मिनिस्टर बनाता है किसको? अब्दुल्ला खान को। और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बनाता है, यानी मिलिट्री कमांडरशिप देता है। तो दोनों जो हाईएस्ट पोस्ट थी मुगल कोर्ट की, वो इन दोनों भाइयों को मिल जाती हैं। कौन सी? वजीर की और मीर बख्शी की। इसके बारे में हमने पीछे बात की है। आमिर इन मुगल कोर्ट तो हिंदुस्तानी, ईरानी और तुरानी ग्रुप के होते। ये तीनों चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ चिनकिलिस खान। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, चिनकिलिस खान। आपको हैदराबाद की हिस्ट्री अगर समझनी है, ठीक है, तो ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिनकिलिस खान, ऑल्सो नोन एज निजामुल मुल्क, ऑल्सो नोन एज असफ जाह। ठीक है, तो ये आमिर था तुरानी ग्रुप का। तुरानी ग्रुप यानी जिससे मुगल्स खुद आते थे। ठीक है, मुगल्स खुद आते थे। ठीक है, चिनकिलिस खान। ठीक है, तो चिनकिलिस खान का नाम आया। ठीक है, तो फर्रुखसियार ने सूबेदार बनाया था ऑफ 6 सूबाज। किसको? चिनकिलिस खान को। ऑफ डेक्कन टू निजामुल मुल्क। ठीक है, निजामुल मुल्क। और ये क्या, बाद में यही हैदराबाद का फॉर्मेशन करता है, ये याद रखिएगा। अभी 19 का ही टाइम है। ठीक है, तो ये बेसिकली 1718 में ग्रांट करता है, ये याद रखिएगा। 1718 में ग्रांट करता है इसको सूबेदारी ऑफ 6 सूबाज ऑफ डेक्कन। ठीक है, इसको निजामुल मुल्क को। ठीक है, निजामुल मुल्क को हैदराबाद में, और जिसका हेडक्वार्टर क्या बनाता है इसको? औरंगाबाद को हेडक्वार्टर बनाता है। बाद में यही फाउंडर ऑफ हैदराबाद भी होता है। इसको निजाम भी कहते हैं। ये पहला निजाम था। अगर पहला निजाम की बात करें तो निजामुल मुल्क या चिनकिलिस खान या असफ जाह। ठीक है, पहला फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद भी यही रहता है। फर्रुखसियार जो है वो किसको करता है? मारता है जुल्फिकार को। जुल्फिकार जो इससे पहले वाले सुल्तान को, जहांदार शाह को सपोर्ट किया था टू बिकम अ बादशाह। ठीक है, फर्रुख शाह जुल्फिकार खान को 1714 में मार देता है। ठीक है, फिर सैयद ब्रदर जो हैं ये मिलिट्री कैंपेन करते हैं अगेंस्ट अजीत सिंह ऑफ मारवार। ठीक है, जिसको किसने सपोर्ट किया था? उधर पे। ठीक है, अजीत सिंह ऑफ मारवार के खिलाफ जो सैयद ब्रदर्स क्या है, मिलिट्री कैंपेन करते हैं फर्रुखसियार के रेन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ 1716 का टाइम पीरियड आ गया। बंदा बहादुर का 1712 वाला कांड आपने देखा था। नाउ 1716 में बंदा बहादुर का एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन होता है। ही वॉज वेरी ब्रेव पर्सन। ठीक है, बेसिकली मार्टियर्ड होता है। ठीक है, और ये बंदा बहादुर देखिए इतनी एरिया जीत लेता है मुगल से। ठीक है, तो नॉर्दर्न चंबा से लेके मॉडर्न इंडिया में रजौरी, जो आपका कश्मीर से लेके कहाँ तक, दिल्ली तक जो है, ये जो है आपका हरियाणा और हरियाणा वाले एरिया बेसिकली कांडा उंडा ढंग से जीत के कैप्चर करता है। मतलब जीतता हारता रहता है। ठीक है, और बेसिकली जो गुरु गोविंद सिंह थी, इनकी पत्नी जो थी, कोई सुंदरी नाम था उनका, वो भी इनके खिलाफ, बेसिकली खिलाफ क्या, प्रेशर में खिलाफ हो जाती हैं। मुगल बादशाह का प्रेशर रहता है इनके ऊपर, तो ये जो है इनके खिलाफ रहती हैं। और वो देवी जी को जो सपोर्ट करता है ग्रुप, तो यहाँ पे जो सिख का ग्रुप है 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो जो मैडम को सपोर्ट करता है उसको, उस ग्रुप को तत खालसा कहा जाता है, तत खालसा। ठीक है, और जो बंदा बहादुर को सपोर्ट करते हैं उनको बंदई कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना था इनके बारे में। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ दिल्ली होती है 1719 में। मुगल मराठा ट्रीटी भी जिसको कह सकते हो, मुगल मराठा ट्रीटी। ठीक है, बिटवीन पेशवा बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली खान। हुसैन अली खान, ठीक है, हुसैन अली खान कौन था? वही सैयद ब्रदर्स, वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स।
ठीक है, ट्रीटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें चौथ एंड सरदेश मुखी राइट ऑफ गुजरात और मालवा खांडेश का किसको दिया जाता है, मराठास को। ठीक है, तो क्योंकि मराठास इस समय बढ़ने लगे थे। ठीक है, मराठास के बारे में हमने पहले ही बात की है कि हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये पेशवा बाला, तो इसको ट्रीटी ऑफ दिल्ली 1719 कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फर्रुख सियार ट्राइड टू किल सैयद ब्रदर्स, क्यों, क्योंकि सैयद ब्रदर्स का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस होने लगा था इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन कि फर्रुख सियार खुद परेशान हो गया था। ठीक है, अब इसको भी जलन होने लगी थी कि बादशाह तो हम हैं लेकिन सारा कुछ तो यही लोग चला रहे हैं। तो ही ट्राइड टू किल देम बट अपोजिट हैपन, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा चालू थे उनसे ज्यादा, क्योंकि ये ट्रू जो है स्टेटमेंट्स थे। ठीक है, स्टेटमेंट्स थे। ठीक है, लेकिन ये फर्रुख सियार उस तरह का कॉम्पिटेटिव नहीं था। तो बालाजी विश्वनाथ और अजीत सिंह हेल्प सैयद ब्रदर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने पहले देखा कि बाला अजीत सिंह के खिलाफ जो है सैयद ब्रदर्स पहले वो निकालते हैं, किसके, मतलब मार्च करते हैं, कैंपेन निकालते हैं उसे लड़ने के लिए, लेकिन इससे ट्रीटी भी करते हैं। क्यों, फर्रुख सियार को मारना था। ठीक है, हेल्प इन 1719 सैयद ब्रदर्स को हेल्प किया। ठीक है, सैयद ब्रदर्स सपोर्टेड रफी उद्दौला देन रफी उज्जात ऑन थ्रोन बिफोर मोहम्मद शाह। तो सैयद ये क्या नाम है, ये मारा जाता है आपका कौन, फर्रुख सियार। उसके बाद 3 लोग थ्रोन पे आते हैं बेसिकली। ठीक है, 3 लोग, मोहम्मद शाह जो है वो आखिरी पर्सन होता है, मोहम्मद शाह से पहले 2 लोग आते हैं, रफी उद्दौला और रफी उज्जात। उसके बाद मोहम्मद शाह जो है बादशाह बनता है। ठीक है, तो मोहम्मद शाह, तो अब बात कर रहे हैं मोहम्मद शाह को, जिसको रोशन अख्तर के भी नाम से जाना जाता है। और लेटर मुगल्स में सबसे लंबा टाइम पीरियड इसी का होता है, कब से कब तक, 1719 से 48 तक। ठीक है, 48 तक। देखते हैं, किलिंग ऑफ सैयद ब्रदर्स बाई निजामुल मुल्क इन 1722। अब कोई भी हो हमेशा लंबा नहीं चलता, कोई कॉम्पिटेटिव मिल गया तो आपको पता है कि निजामुल मुल्क, जिसको 6 सूबा दिया था किसने, फर्रुख सियार ने, वो मारता है किसको, सैयद ब्रदर्स को, सैयद ब्रदर्स को। और इसी वजह से मारता है कि इसको जलन रहती है कि इसने बादशाह को मरवा दिया था। ठीक है, बादशाह को मरवा दिया था, थोड़ा सा एलिजियंस रहता है इसका टुवर्ड्स मुगल बादशाह। ठीक है, तो ये मारता है किसको, सैयद ब्रदर्स को। निजामुल मुल्क बिकेम वजीर इन 1722, क्या प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, 1722 में किसका, मोहम्मद शाह का। और 1724 में एस्टैब्लिश करता है हैदराबाद, क्योंकि 1722 में वजीर जब बनता है तो वो देखता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बादशाह से नाराज हो जाता है, क्योंकि इनका भी हालत कुछ वैसा ही था और ये सारी चीजें देखने वाला इंसान नहीं था निजामुल मुल्क। ठीक है, काफी कॉम्पिटेटिव था। ठीक है, तो ये कहता है भैया आप संभाल नहीं पा रहे हो, हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा हम डेक्कन ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो डेक्कन में जाके सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाता है हैदराबाद 1724 में। ठीक है, हैदराबाद, और पहला निजाम बनता है, ठीक है, निजाम बनता है हैदराबाद का। ठीक है, निजामुल मुल्क, या और क्या क्या नाम थे इसके निजामुल मुल्क के, तो अशफ जाह और क्या, चिनकिलिच खान, अशफ जाह, चिनकिलिच खान या निजाम फर्स्ट। ठीक है, तो ये नाम है 1724 में। ठीक है, यह असफ जाह का टाइटल जो है इसको मोहम्मद शाह ही देता है 1724 में, जब ये नवाब बन जाता है। थोड़ा सा बीच में टसल भी होता है लेकिन बाद में टाइटल देता है। अब इसी समय में नए नए जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स और उभर रहे थे। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल पावर कमजोर हो रही थी। ठीक है, और अलग जो है उधर यूरोपियंस भी आ रहे थे, तो हर कोई जो है अपना सिक्का आजमा रहा था। ठीक है, तो वहीं बंगाल में मुर्शीद कुली खान जो है सेपरेट जो है स्टेटहुड या इंडिपेंडेंस स्टेब्लिश करता है 1717 में। 1717 यानी जहांदार शाह वाला पीरियड। ठीक है, अवध में सदाकत खान करते हैं, सादत खान। ठीक है, जिसमें आप बाद में देखेंगे सफदर जंग या सुजाउद्दौला इसी वाले उसमें आते हैं अवध में। तो अवध का फॉर्मेशन सादत खान में ने, बंगाल का मुर्शीद कुली खान ने, हैदराबाद का निजामुल मुल्क, चिनकुलिच खान, असफ जाह या निजाम फर्स्ट, कोई भी नाम आए आप वहीं मार्क करेंगे। भरतपुर और मथुरा वाला जो रीजन था यानी जाट वाला, ठीक है, इसको बदन सिंह फॉर्म करते हैं। बेसिकली ये दूसरे जो हैं इंपॉर्टेंट हीरो थे जाटों के। ठीक है, पहले इससे पहले सूरजमल सिंह थे। ठीक है, तो बदन सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाउंडर इन्हीं को माना जाता है, भरतपुर और मथुरा इंडिपेंडेंट स्टेट का। ठीक है, और यहाँ गंगा यमुना डोआब में जो है वो कतेहर रोहिला रूलर्स आते हैं। बेसिकली जो रोहिल खंड, बेसिकली आप ये समझिए कि रोहिल खंड में भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बसता है। पहले ये कटेहर रोहिलाज व राजपूत रूलर्स जो कि काफी परेशान कर रखे थे किसको, मुगल्स को। तो ये क्या है, इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं अफगान पश्तून्स को
जो कि सेम उससे आते हैं जिससे ये आते थे, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं और ये जो अफगान पश्तून थे, ठीक है, ये यहाँ पे बसते हैं और रोहिलखंड का निर्माण करते हैं। रोहिलखंड तब नाम पड़ता है, तब से रोहिलखंड जाना लगा। उससे पहले क्या कटेहर रोहिलाज के नाम से जानते थे, जो यहाँ के क्षत्रिय रूलर थे। तो इनको हटा के ये रोहिलाज आते हैं। बाद में रोहिलाज ही जो है मुगल के दुश्मन हो जाते हैं, फिर बाद में सुलह और वो होती रहती है आपस में, ठीक है। तो ये वही रोहिलाज हैं जो जिसकी मस्तानी बाई थी, बाजीराव ने जिनको जीता था, ठीक है, वही रोहिलाज हैं। और रोहिलखंड का जो रीजन है वो बरेली, मुरादाबाद, रामपुर वाला जो रीजन है वही जो है रोहिलखंड वाला रीजन है। चलिए, तो रोहिलखंड अगर पूछा तो कौन सा, बरेली वाला रीजन, यानी नॉर्दर्न यूपी जो डोआब गंगा वाला रीजन है वो वाला। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 1720 में क्या होता है, मोहम्मद शाह अबॉलिश कर देता है जजिया, ठीक है। मोहम्मद शाह अबॉलिश करता है जजिया, यानी जजिया बीच में फिर लगा था, ठीक है। तो 1720 में मोहम्मद शाह ने जजिया को अबॉलिश किया। जजिया क्या है, टैक्स लेविड ऑन नॉन मुस्लिम एंड नॉन फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। 1737 में क्या होता है, बाजीराव फर्स्ट ने नियर दिल्ली तक जो है चढ़ाई कर दी थी और काफी एरियाज को कैप्चर किया, बाजीराव फर्स्ट ने 1737 में। अब देखते हैं कुछ टैक्सेस जो कि मुस्लिम पीरियड के टैक्सेस हैं, मुगल सिर्फ नहीं तो पूरा मुस्लिम समाज के टैक्सेस हैं ये। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं जो पूछा जाता है। सबसे पहला है घरी। तो ये घरी जो है ये बेसिकली हाउस टैक्स होता था, ठीक है, हाउस टैक्स होता था घरी। और किसने इंट्रोड्यूस किया, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में घरी टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दूसरा है चराह, यानी चराह मतलब चारा, चारा से आपको समझ में आ रहा होगा, चारा किसके लिए, जानवरों के लिए, ठीक है। तो ऑन ग्रासलैंड्स यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, तो ये भी किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो घरी और चारा ये दोनों टैक्सेस किसके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। खरज, आपने खरज जो देखा था, यहाँ खरज का मतलब थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। ऑन द ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू नॉन मुस्लिम, और किसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में। बेसिकली ये इस्लामिक टैक्स है जो कि काफी पुराना है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इंडियन जो मुगलियत थी उसमें इंट्रोड्यूस किया किसको, खरज को। खीरज कहीं लिखा है, कहीं खरज। तो ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू नॉन मुस्लिम से भी उन्हीं से लिया जाता था। जो 2/3 लैंड बचती थी, 2/3 जो लैंड बचती थी, इस पे इसके ग्रॉस प्रोड्यूस पे जो टैक्स लिया जाता था वो खरज कहलाता था और सिर्फ नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, ठीक है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। यानी प्रोडक्शन पे था, प्रोडक्शन पे। वहीं जजिया अलग है, जजिया जो है कुछ भी नहीं, बस नॉन मुस्लिम होना चाहिए, चाहे कुछ उगाता हो ना उगाता हो, जजिया लिया जाता था, ठीक है। तो इसने जजिया को भी अबॉलिश किया था, किसने, मोहम्मद शाह ने। जकत और सदका, ठीक है, रिलीजियस टैक्स लेविड ऑन मुस्लिम, तो जजिया ही है लेकिन जकत, जजिया का अपोजिट मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, जकत और सदका। और बेसिकली इसका पर्पस क्या था, जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के पीपल हैं, यानी जो गरीब हैं, जो विधवाएं हैं या गरीब बच्चियां हैं, किसी की शादी करवानी है, इसके लिए इसका जकत या सदका का यूटिलाइजेशन होता था। उशरफ या उश्र कहीं बार कहा जाता था, ये ऑन द ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू द मुस्लिम्स लिया जाता था, ठीक है। तो उशरफ जो है वो खरज का जस्ट अपोजिट है, खरज जो है नॉन मुस्लिम से और उशरफ जो है वो मुस्लिम से। ये भी एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक के समय में ही आया। खम्स क्या होता था, वॉर बूटी होती थी कलेक्टेड बाई वन आर्मी, ठीक है। खम्स जो है एक टैक्स है, वॉर बूटी है। मान लीजिए 100 रुपया कलेक्ट किया, ठीक है, आपने जागीरदारी सिस्टम समझ ही लिया था, तो अलग अलग जागीरदार से अपनी सेनाएं लेके आएंगे। तो जिस जागीरदार ने जितना जीता, मान लीजिए कोई जागीरदार है एक्स पर्सन, उसने 100 रुपये जीता, तो उसका 80% वो खुद रखेगा, ठीक है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज मनसबदारी एंड जागीरदारी। और 20 रुपया क्या दिया जाएगा, वो सरदार के पास में जाएगा, यानी मुगल बादशाह के कोर्ट में जाएगा, ठीक है, 20 रुपए। और यही होता था खम्स, ठीक है, खम्स होता था, ध्यान दीजिएगा। शरब और शर्ब 1/10 ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, 1/10वां भाग, 10वें का 1 भाग, यानी 10% ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, कितना, 10%। शरब जो है ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू डेवलप एंड मेंटेन वाटर सप्लाई फैसिलिटीज, किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन जितना भी होता है उसका 10% लिया जाता था, क्या, शरब, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन मान लीजिए 10 क्विंटल गेहूं हुआ तो 1 क्विंटल लिया जाएगा, किस लिए, कि मेंटेन किया जा सके वाटर सप्लाई फैसिलिटीज। और ये भी किसने इंट्रोड्यूस किया, फिरोज शाह तुगलक ने। नाउ जरीब,
जरीब भाई मुर्शीद कुली खान, ठीक है, बंगाल का जो फर्स्ट नवाब था या जिसने बंगाल को इस्टेब्लिश किया। इट वॉज कलेक्टेड एज 25% ऑफ द प्रोडक्शन, या 25% या 1/4%। जरीब क्या था, प्रोडक्शन का 25%। और चौथ और सरदेशमुखी तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो इसकी बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अटैक ऑफ नादिर शाह, 1739 में पहला अटैक होता है नादिर शाह का, अफगान रूलर था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नादिर शाह 1739 में। इसको और किस नाम से जाना जाता था, तो नेपोलियन ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता था, नेपोलियन ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अटैक ऑफ नादिर शाह, ठीक है, नेपोलियन ऑफ ईरान, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट जो हैं अफगान रूलर्स हैं, नादिर शाह, इसके बाद आता है अहमद शाह अब्दाली, इसका सक्सेसर, ठीक है, इन दोनों को पढ़ेंगे। तो पीरियड किसका होता है इसके समय में, तो मोहम्मद शाह का होता है 1738 से 39 के बीच में, ठीक है। काउंटर कौन करता है, निजामुल मुल्क, ठीक है, कौन, निजामुल मुल्क यानी वही हैदराबाद वाले, उनका एक और नाम कमारुद्दीन खान, ठीक है, और खाने दुर्रन, ठीक है। तो जो ये मोहम्मद शाह था, इसका बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था किस पे, निजामुल मुल्क पे, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया किसका, मिलिट्री कैंपेन का, ठीक है, किसको, खाने दुर्रन को। लेटर ज्वाइंड बाय सादत खान, थर्ड जो पार्टी आती है जो अवध वाला पर्सन होता है या अवध का नवाब है, सादत खान। तो पार्टी कौन कौन थी जो है इसके मोहम्मद शाह की तरफ से, तो निजामुल मुल्क, खाने दौरन और सादत खान, ये दिल्ली का ही होता है, ठीक है, ये याद रखिए, कोर्ट का ही, ठीक है। बैटल ऑफ करनाल होती है जहां पे 13 फरवरी 1739 को सादत खान को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है, सादत खान को कैप्चर कर लिया जाता है और मोहम्मद शाह 50 लाख रुपए देता है, ठीक है, ट्रीटी अमाउंट की सादत खान को छोड़ा जाए, ठीक है, सादत खान को छोड़ा जाए। चलिए ठीक है, तो शाह साहब की अपनी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं ना। फिर किसको भेजा जाता है इस ट्रीटी को वो करवाने के लिए, निजामुल मुल्क जाता है, ठीक है, इस ट्रीटी को साइन करवाने के लिए जाता है निजामुल मुल्क। लेकिन जो है आप देखिए कि ये जो वजीर बनाता है, ये बना देता है किसको, या मिलिट्री कमांडर नादिर, ये मोहम्मद शाह, वो बना देता है खाने दौरन को। और ये इसको भी नहीं पसंद आता सादत खान को, इसके भी एस्पिरेशंस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। तो फिर जो है यही जो है नादिर शाह को ये सजेस्ट करता है, कौन, सादत खान, कि आप जो है ये 50 लाख रुपए में खुश हैं, 50 लाख में दिल्ली पे अटैक करिए, अभी तो करनाल तक ही आए हैं, दिल्ली पे अटैक करिए, आपको कितना मिलेगा, आपको 20 करोड़ रुपए तक का जो है बूटी वहां से मिल जाएगी, तो इतने पैसे में मत खुश होइए। तो 20 मार्च 1739 को ये कब हुआ था, ये हुआ था 13 फरवरी, ठीक है। उसके एक महीने बाद ही 20 मार्च 1739 को नादिर शाह प्लंडर करता है दिल्ली का, कितने दिनों के लिए, 57 डेज के लिए, ठीक है, 57 डेज के लिए, ठीक है। लेकिन जो सादत खान ने प्रॉमिस किया था 20 करोड़ रुपए का, वो तो इसको यहाँ से नहीं मिलता है 20 करोड़ रुपए, ठीक है, 20 करोड़ रुपए नहीं मिलता है, ठीक है। ये 15 करोड़ के आसपास यहाँ से लेके जाता है। तो नादिर सादत खान से पूछता है भैया वो 20 करोड़ है कहाँ, ठीक है। इसके ऊपर प्रेशर भी बनाता है कि वो पैसे जो रिमेनिंग बचे हुए अमाउंट वो पेड करो। तो ये जो है बेचारे सादत खान क्या कर लेते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं प्रेशर में आके कि हमको भी मार देगा। तो 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली को प्लंडर करता है फॉर 57 डेज, लूटता है दिल्ली को, थाउजेंड्स ऑफ किलिंग होती हैं दिल्ली में, रक्तपात होता है 57 दिन के लिए। 15 करोड़ रुपए जो थ्रोन था, ठीक है, तख्त या थ्रोन था, किसके समय कौन बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने, ठीक है। और इसी तख्त में कोहिनूर जड़ा हुआ था, तो कोहिनूर और तख्त दोनों ले जाता है अपने साथ, ठीक है, कोहिनूर और तख्त दोनों ले जाता है। मूवी में भी आपने देखा होगा कि बैठा रहता है संजय दत्त उस पे आराम से, ठीक है। तो चलिए पानीपत थर्ड देखा होगा आपने, ठीक है, अहमद शाह, ठीक है, इसी का लड़का, किसका, मोहम्मद शाह का लड़का फिर आता है अहमद शाह, ठीक है, सन ऑफ मोहम्मद शाह, 1748 से 54 का टाइम पीरियड, ठीक है, मोहम्मद शाह। तो अब जो है इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली जो है, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली का वो आएगा, इसलिए अहमद शाह सन ऑफ मोहम्मद शाह लिखा है क्योंकि ये मुगल बादशाह हैं और अहमद शाह अब्दाली जो है वो नादिर शाह का आगे वाला पर्सन है, अफगान वाला है, ठीक है। 1748 में अटैक ऑफ अहमद शाह अब्दाली होता है, अनसक्सेसफुल अटैक होता है किस पे, पंजाब पे, ठीक है, किसके समय में, अहमद शाह के समय, 1748, ठीक है, याद रखिएगा।
49 में सेकेंड अटैक करता है अगेन, ठीक है, और मोइनुल मुल्क सक्सेसफुल होता है अगेंस्ट मोइनुल मुल्क। तो यहाँ पे मोइनुल मुल्क होता है पंजाब में और ये सक्सेसफुल होता है। तो अब्दाली की पहली विक्ट्री होती है कहाँ पे, पंजाब में, अगेंस्ट मोहम्मद अहमद शाह जिसको लीड करता है मोइनुल मुल्क। टोटल अटैक करता है 48 से 59 के बीच में, ध्यान रखिएगा अभी 48 से 59 की बात कर रहे हैं। एक लास्ट में अटैक होता है उसका कब, काफी 67 के आसपास, ठीक है। तो 48 से 59 तक ये टोटल नंबर ऑफ अटैक 5 करता है और लास्ट जो है 1767 में करता है। टोटल नंबर ऑफ अटैक कितना हुआ अहमद शाह अब्दाली का, 6 अटैक्स, ठीक है, इन टोटल। और मेड रोहिला सरदार नजीबुद्दौला, अब याद करिए मीर बख्शीन मुगल कोर्ट था ये, यानी मिलिट्री कमांडर था नजीबुद्दौला मुगल कोर्ट में, इसको सूबेदार ऑफ कैप्चर टेरिटरी, जो भी कैप्चर करता है इस 6 अटैक में उसका सूबेदार बना लेता है, ठीक है। तो ये नजीबुद्दौला किसके तरफ मिल जाता है, अफगानों की तरफ मिल जाता है, क्योंकि ये खुद अफगान पश्तून थे ना, जो रोहिलास थे अभी बताए थे कि ये पश्तून ओरिजिन के थे, तो मिल जाता है, ठीक है, उसकी तरफ। और जो है किसके खिलाफ, मुगल जो है बादशाह के खिलाफ, नजीबुद्दौला, ठीक है, नजीबुद्दौला। तो नजीबुद्दौला का रोल यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि नजीबुद्दौला कौन था, रोहिला सरदार था, जो कि किससे मिल जाता है, अहमद शाह अब्दाली से, अहमद शाह अब्दाली से, ठीक है। अब बाद में आप देखेंगे कि शुजाउद्दौला भी थर्ड पानीपत में साथ देता है इन्हीं का, किसका, अफगानियों का। रोहिलास कौन थे, तो रोहिलास का जो फाउंडर था माना जाता था उस समय में जब आया था 1707 के आसपास, तो दौद 1717 दौद खान, और जो रियल फाउंडर है, मतलब जो पहला एस्टेब्लिश किया दौद खान था, इसको रियल फाउंडर नहीं मानते, जो रियल फाउंडर था वो अली मोहम्मद खान था, ठीक है। अहमद शाह मेड सफदरजंग, ठीक है, हिज वजीर, ठीक है, सफदरजंग को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाता है। तो देखिए अवध से, ठीक है, ये अहमद शाह बादशाह हैं, मुगल बादशाह, अब्दाली नहीं है, बादशाह। तो बादशाह क्या है, जो आपके अवध के जो नवाब हैं इनको अपना वजीर नियुक्त करते हैं और जावेद खान को नवाब बहादुर का टाइटल देते हैं। ये जावेद खान जो है ना, ये बेसिकली जो इनकी माता जी थी, किसकी, अहमद शाह की माँ जो थी, मदर थी, ये भी कोर्ट पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व थी, इन्हीं के, ये बेसिकली सिर्फ एक रीजन थे, इनको जावेद खान को नवाब बहादुर का टाइटल मिलता है, बाद में ये मार भी दिए जाते हैं बेचारे। फिर बात आती है इमादुल मुल्क की। इमादुल मुल्क कौन है, सेकंड जो है ये आपके निजाम है, ठीक है। और माधवराव रिप्लेस सफदरजंग, ठीक है। तो सफदरजंग को क्या बनाया जाता है, वजीर बनाया जाता है पूरा मुगल बादशाहियत का, ठीक है। तो ये इमादुल मुल्क को अच्छा नहीं लगता है, ये जो आपके साउथ वाले हैं, ठीक है। और इस समय जिनका साथ देते हैं मराठास भी, ठीक है, और इन दोनों मिलकर सफदरजंग को वजीर की पोस्ट से हटा देते हैं, सफदरजंग को, अवध के नवाब को वजीर की पोस्ट से हटा देते हैं। और अहमद शाह विद, तो अहमद शाह को भी हटाते हैं, हराते हैं, तो अहमद शाह भी हट जाएंगे, किसके साथ, अजीजुद्दीन, जिसको आलमगीर 2 कहते हैं। तो अब टाइम पीरियड आएगा किसका, आलमगीर 2 का। तो इसको जो है आलमगीर 2 को गद्दी पे बैठाने वाले यानी कौन कौन हुए, इमादुल मुल्क हुए जो निजाम है हैदराबाद के, और माधवराव यानी मराठा, ठीक है। किसको रिप्लेस करता है, वजीर की पोस्ट से सफदरजंग को, और अहमद शाह को बादशाह की पोस्ट से, और अजीजुद्दीन जिनको आलमगीर 2 भी कहा जाता है, इनको नया बादशाह बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अजीजुद्दीन, जिसको आलमगीर 2 भी कहा जाता है, ठीक है। किसने, किसके मदद से बादशाह बने, तो इमादुल मुल्क की, अभी बात किए थे इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क कौन है, तो इमादुल मुल्क जो हैं ये हैं आपके हैदराबाद के निजाम, ठीक है, निजाम, ठीक है। अभी आपने पहला निजाम देखा था असफजा, ठीक है, अब ये सेकंड निजाम है, मतलब उनके पुत्र हैं इमादुल मुल्क, हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम, ठीक है, इमादुल मुल्क। ये रिप्लेस करते हैं किसको, मोहम्मद शाह से अजीजुद्दीन को, ठीक है, यहाँ पे हेल्प करते हैं, और माधवराव मिलके इमादुल किल आलमगीर, और ये आलमगीर को भी मार देता है, इमादुल मुल्क इसको भी मारता है, जो है आलमगीर को 1759 में, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे आलमगीर का जो टाइम पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये आलमगीर 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1759 से 1806, यानी इस बीच में कौन सा बड़ी चीज हुई थी, तो 1757 इसी समय में आता है, ठीक है, 1757 यानी क्या, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, प्लासी या पलासी का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो इसी के टाइम पीरियड में होता है, या इसकी इसी की ही बादशाहियत में होता है। तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून
1757। तो आपके जो प्रीलिम्स में एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये डेट पे भी पूछे जाते हैं, बीपीएससी की ये खास बात है, इसलिए डेट भी याद रखें। तो अगर प्लासी का डेट पूछ लिया तो 23 जून 1757 सॉरी, किसके किसके बीच में होता है, तो नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, हिज फ्रेंच अलाइज, सिराजुद्दौला यानी बंगाल का नवाब था। बंगाल के बारे में जब डिफरेंट स्टेट्स पढ़ेंगे तो हम ढंग से पढ़ेंगे कौन कौन से नवाब कैसे कैसे हुए। अभी जो प्लासी में जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और उसके कुछ थोड़ी बहुत फ्रेंच अलाइज, ठीक है, प्लस जो है अगेंस्ट कौन था, जो इंग्लिश था या ब्रिटिश कंपनी का जो चेयरमैन वो हेड था या कैप्टन था रॉबर्ट क्लाइव। तो इन दोनों के बीच में एक फाइट होती है, ठीक है, वो बेसिकली फोर्टिफिकेशन को लेके मुद्दा बढ़ता है, फोर्टिफिकेशन को ये बाद में देखते। द विक्ट्री वॉज मेड पॉसिबल बाय द डिफेक्शन ऑफ मीर जाफर। तो मीर जाफर जो इसका जो है कमांडर होता है किसका, सिराजुद्दौला का, ये डिच कर देता है सिराजुद्दौला को, ठीक है, इसकी वजह से इसकी क्या रॉबर्ट क्लाइव की विक्ट्री हो पाती है। तो बस इतना ही जानिए, इससे ज्यादा नहीं। अलॉन्ग विद अदर्स, और कौन कौन साथ देता है मीर जाफर का या ब्रिटिशर्स का, तो यार लुतुफ खान, जगत सेठ, ठीक है, महताब चंद और स्वरूप चंद, ठीक है, मतलब ये सारे जो हैं बिजनेसमैन या बैंकर्स थे, उमी चंद और राय दुर्लभ, ये साथ देते हैं किसका, मीर जाफर का, और अगला नवाब जो है मीर जाफर बनता है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था अबाउट बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे शाह आलम टू, ठीक है, अभी आपने देखा अजीजुद्दीन को या आलमगीर टू को इमादुल मुल्क बनाता है और यही मारता भी है इसको, ठीक है, सेकंड नवाब ऑफ हैदराबाद, ठीक है, यही मारता भी है, इसी के समय प्लासी होता है। और इसके बाद आते हैं शाह आलम टू, इनको अली गौहर भी कहते हैं। 1759 से 1806 का इनका टाइम पीरियड था। कब से, 1759 से 1806, यानी 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर अली गौहर या शाह आलम टू के समय में होगी, ठीक है। तो ये चीजें देखते हैं। अली गौहर एंड आफ्टर मुगल्स वर जस्ट पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ, अली गौहर और इसके बाद के जो मुगल बादशाह थे ये सिर्फ कठपुतली थे, किसके हाथों की, मराठास, आमिर्स और ब्रिटिशर्स के। आमिर्स यानी नोबल, डिफरेंट नोबल ग्रुप्स के, यानी जैसे इमादुल मुल्क हो गए या सफदरजंग हो गया, इस तरह के। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें कब लड़ी गई, तो बैटल ऑफ प्लासी तो 11 घंटे की बैटल थी। बैटल ऑफ बक्सर 22 और 23 अक्टूबर को 1764 में लड़ी गई, बक्सर बिहार में, ठीक है, बक्सर बिहार में, ऑन द रिवर ऑफ बैंक गंगा, ठीक है। तो पार्टी कौन कौन थी, तो पार्टी 1 में थी कंपनी बाई लिड बाई हेक्टर मुनरो। तो पहली में पार्टी कौन थी, ठीक है, किसके किसके बीच में, तो हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिशर्स था, कंपनी का कमांडर था, इसके बीच में, इसके और कंबाइंड आर्मी आज मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम टू द एम्परर, ठीक है। ये तीनों एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव एक तरफ था। ये भी बेचारे हारते हैं, ठीक है, हारते हैं। जबकि दोनों जो आपकी फोर्सेस हैं प्लासी में और ये बक्सर में, दोनों में जो है जो स्ट्रेंथ थी वो किसकी ज्यादा थी, तो ये जो इंडियन काउंटर पार्ट्स थे इनके पास नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा थी। बट दोनों बैटर किससे जीती गई, ट्रिचरी और डिबॉकरी से, ठीक है। तो इसके बाद जो है फाइनल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त 1765 को साइन होती है। डेट याद रखिए, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की डेट क्या है, 16 अगस्त 1765, किसके किसके बीच में, शाह आलम टू द मुगल एम्परर एंड क्लाइव। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि लड़ कौन रहा है, कमांड कौन कर रहा है, हेक्टर मुनरो, लेकिन ये जो ट्रीटी साइन की जाती थी ये शाह आलम टू और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में साइन होती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ये जो है ग्रांट करता है शाह आलम टू दीवानी राइट्स ऑफ कंपनी टू द कंपनी ऑफ, दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्शन राइट, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन राइट, कलेक्शन राइट्स, ठीक है, दीवानी राइट्स, ठीक, किसका किसका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कंपनी को मिलता है। यानी यहाँ पे ये एकदम फ्रीडम के साथ रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। इन रिटर्न कंपनी क्या देती है, किसको, शाह आलम टू को एक एनुअल ट्राइब्यूट देती है 26 लाख रुपए की, कि वो अपनी वो सारी सेनाएं वनाएं मेंटेन कर सकें, मुगल कोर्ट मेंटेन कर सकें। अभी तुरंत इंटरफेयर करके नहीं हटाएंगे क्योंकि वो दिक्कतें हो सकती हैं। प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा, ये कोरा नहीं है, कारा है, इलाहाबाद के पास में पड़ता है, और इलाहाबाद, ठीक है। तो ये कारा और इलाहाबाद में अपना जो है
साम्राज्य चला सकते हैं। वो दिल्ली तो था ही, दिल्ली में 1803 में ही पहुंच गए थे अंग्रेज, याद है आपको, बस वो लाल किला तक सीमित रह गए। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा और इलाहाबाद का रेवेन्यू राइट भी मिलता है इनको, और थोड़ा बहुत राइट्स इनको काशी का भी मिलता है या वाराणसी का भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाता है जो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया बैटल ऑफ बक्सर कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुंचे हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर तक देख लिया है। नाउ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, फॉट बिटवीन मराठास एक तरफ और अफगान्स प्लस अवध का नवाब प्लस रोहिलाज एक तरफ। ठीक है, तो देखिए शाह आलम टू विद द हेल्प ऑफ महादजी सिंधिया 1772 में अगेन ऑक्यूपाइड दिल्ली, लेकिन बस कुछ दिन के लिए। ठीक है, कुछ दिन के लिए। 1764 में बक्सर के बाद दिल्ली उनसे छीन लिया गया था। ठीक है, 72 में विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि कारा और इलाहाबाद की जमीन उनको दी गई थी। ठीक है, तो शाह आलम टू महादजी सिंधिया के हेल्प से 1772 में दिल्ली को फिर से ऑक्यूपाई करते हैं कुछ दिनों के लिए। और शाह आलम टू डाइड ऑफ नेचुरल कॉज इन द ईयर 1806, क्योंकि 1803 में दिल्ली रिकैप्चर कर ली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा 1803 में रिकैप्चर कर ली जाती है और 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती थी ऑफ नेचुरल कॉज। कुछ लोग कहते थे पॉइजन दिया गया था एंड ऑल, बट कहीं कहीं पे ये भी मेंशन है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, शाह आलम टू के ही समय में जो है जट्स विद्रोह होता है, जाट्स का विद्रोह होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब भरतपुर और मथुरा वाले रीजन में। इंग्लिश कैप्चर्ड दिल्ली इन 1803। ठीक है, थर्ड पानीपत 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। कब? 14 जनवरी 1761 को, यमुना रिवर के बैंक पे। मतलब उस एक तरफ जो है वो अफगान्स थे और एक तरफ ये मराठास थे, मराठास एंड अब्दाली की फोर्सेस के बीच में। ठीक है, तो मराठा आर्मी वॉज लेड बाई सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, इन्होंने किसका साथ नहीं दिया था? तो इन्होंने रघुनाथ राव का साथ नहीं दिया था। रघुनाथ राव ने पहले किसको? अब्दाली के कांटेक्ट में ये अफगान क्यों आए मराठास के पीछे? तो सदा ये जो रघुनाथ राव थे ये अफगानिस्तान तक जाके इनको पूरा कैप्चर मराठा साम्राज्य का वो विस्तार करके आए थे। अब वहां पे वो बेचारे पीछे हट गए थे। ठीक है, बेचारे कहना गलत है, पीछे हट गए थे। फिर उन्होंने प्लान बनाया, ठीक है, काफी हराया था उनको, फिर प्लान बनाया, फिर ये अटैक करते हैं। शुरू में हार ही हो रही थी। यहाँ पे देख लीजिए जो कुंजपुरा है, कुंजपुरा में अफगान भयंकर हारे थे। ठीक है, कुंजपुरा में जो सिचुएशन थी यही सिचुएशन रहती तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठाओं के हित में होता। लेकिन बाद में जो है ना, ये देख रहे हैं बागपत से जो क्रॉस कर रहे हैं रिवर, तो इनको पता ही नहीं था कि ये बागपत से यमुना क्रॉस कर गए। इनको लगा कि यमुना तो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, और ये कुंजपुरा के आसपास ही मराठा खुश होकर रहने लगे कि ठीक है अब तो आ ही नहीं पाएंगे। यहाँ से क्रॉस करके फिर यहाँ से इनको जो है मराठा बेस को और इसको कई तरफ से घेर के तब हुआ है ये जीत पॉसिबल हुई है। ठीक है, चलिए, तो मराठा आर्मी वॉज लेड बाई सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, अफगान दुरानी अंडर, या जो अहमद शाह अब्दली है वो दुरानी लीडर था, बेसिकली अफगान था, और इसको अफगान अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता था। एक नाम इसका अहमद शाह दुरानी भी था। तो अफगान दुरानी अंडर अब्दली एडेड बाई रोहिलाज। तो रोहिलाज में नजीबुद्दौला, ठीक है, और इमादुल मुल्क यानी निजाम भी। तो इसमें एक और भी नोट करिए, निजाम। तो निजाम, रोहिलाज, अवध का नवाब और अफगान, ये सारे एक तरफ थे। ठीक है, सारे एक तरफ थे। और ये अवध का नवाब अगर साथ नहीं दिया होता तब भी जो है ये हारे नहीं होते। और सबसे बड़ी हार यही थी जब ये अवध के नवाब ने इन लोगों का साथ दिया। ठीक है, मराठास का साथ ना देके। बोथ साइड्स ट्राइड टू गेट द नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला, ठीक है, इनटू देयर कैंप। ठीक है, याद रखिएगा, सुजाउद्दौला मेड द डिसीजन टू ज्वाइन द अफगान रोहिला कोलिशन प्रीफरिंग टू ज्वाइन व्हाट परसीव एज द आर्मी ऑफ इस्लाम। तो आर्मी ऑफ इस्लाम सोच के इसने ज्वाइन किया, ऐसा कहा जाता था। और इसने जीतने के बाद इमादुल मुल्क को क्या बनाया? वजीर बनाया, यानी जो आपका निजाम थे हैदराबाद वाले, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। और नजीमुद्दौला यानी रोहिला जो था, इसको मीर बख्शी यानी मिलिट्री कमांडर बनाया। ठीक है, तो यही था ऑल अबाउट बैटल ऑफ पानीपत। किसने जीता? तो जो अब्दाली की जीत हुई, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, और मराठास का यहीं से डाउनग्रेड चालू होने लगा 1761 के बाद। ठीक है, तो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। इसी के बाद जो है मराठाओं का पतन स्टार्ट हो गया। यही बैटल अगर मराठा जीत गए होते तो सूरत कुछ और होती, ब्रिटिशर्स कभी भी
इंटर नहीं कर पाते, इंटर कर गए थे लेकिन वो ट्रेडिंग यूनिट्स की तरह ही वापस लौट जाते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है ब्रिटिशर्स का हावी होना मराठाओं का हार ही था। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट पानीपत थर्ड 1761। ठीक है, 14 जनवरी 1761। ठीक है, आपको पार्टीज पता हो गई, तो इसमें ज्यादातर पूछेगा नहीं, ये पूरी आपको डिटेल तो मिल गई है, लेकिन कब फॉट हुई, किसके बीच फॉट हुई, अब्दाली और मराठास में कौन था, ये माधवराव सिंधिया, नहीं सदाशिव भाऊ। ठीक है, तो बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। रोहिलाज में कौन था, ये सारी चीजें नहीं पूछेगा, मेंस में कहीं लिखने को आए तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, ये मोर ओरिएंटेशन था तो इसको थोड़ा शॉर्ट रखा गया है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट रखा गया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं 1806 से 37। तो अकबर टू सन ऑफ अली गौहर। ठीक है, यानी अली गौहर का बेटा अकबर टू। ठीक है, शाह आलम टू का। तो इनके बारे में छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अकबर टू सन ऑफ अली गौहर या शाह आलम टू, शाह आलम टू। ठीक है, 1806 से 37। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, अकबर टू। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजा राम मोहन रॉय को, जिन्होंने सती प्रथा को बैन करने के लिए काफी प्रयास किया था, और 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा रेगुलेशन लाया गया, सती प्रथा जो है, सती प्रोहिबिशन एक्ट 1829 में। ठीक है, किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा ये भी, विलियम बेंटिक इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय वही पर्सनैलिटीज हैं। ठीक है, वही पर्सनैलिटी हैं जिनको राजा का टाइटल किसने दिया, अकबर टू ने। ठीक है, फर्स्ट मुगल बादशाह प्रोक्लेम अंडर ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स का रूल था कहाँ पे, दिल्ली पे। तो ये पहला मुगल बादशाह है जो ब्रिटिशर्स के अंदर प्रोक्लेम किया जाता था, और इसकी जो पावर है वो कहाँ तक सीमित थी, लाल किला तक ही सीमित थी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अकबर टू। एक और है बहादुर शाह टू। ठीक है, जिनको जफर भी कहा जाता था, इनका पेन नेम था जफर, पेन नेम। इसी नाम से ये क्या लिखते थे, कविताएं या पोएम्स लिखा करते थे जफर जी। ठीक है, ठीक है, बहादुर शाह टू। कविता कोई अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में बताएं। 1837 से 57 तक। ठीक है, लास्ट थे। ठीक है, लास्ट मुगल रूलर। ठीक है, और सपोर्ट किए थे बक्सर में, बैटल ऑफ बक्सर में। किसको, ये कमेंट में बताइए। बक्सर अभी डिस्कस किया गया है, 3 लोग थे। डाइड होते हैं 1862 में, क्योंकि इनको रिटायर करके बक्सर में नहीं आया, 1857 वाले वॉर में, सॉरी 1857 में, बक्सर नहीं आया। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो 1862 में इनकी मृत्यु होती है, इनको रिटायर करके रंगून भेज दिया जाता है पेंशन पे। ठीक है, याद। तो ये सारा था बहादुर शाह के बारे में, और ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन सेशन था जिसमें हमने ट्राई किया है कवर करने का एक इंटायर लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो आपको पूरा जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो टोटल यूनिट थी, मनसबदारी और जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, सारी चीज़ें थी, वो डिटेल में बताया गया है। तो आपको जो अब मेडवल पढ़ाया जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे वो चीज़ें उतनी डिटेल में बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मीर बख्शी वगैरह क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई। ठीक है, अगली क्लास जो होगी वो लंबी होगी, जिसमें कोशिश की जाएगी कि 1857 के आगे भी हम पहुंच जाएं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का उदय भी देख लें। ठीक है, इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसमें बंगाल को हम लोग डिटेल में देखें, क्योंकि बीपीएससी में बंगाल और बिहार वाला जो पोर्शन है और अवध वाला जो पोर्शन है, यानी नदर्न इंडिया वाला जो पोर्शन है, जिसमें जो स्टेट्स फॉर्म होंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। तो हिस्ट्री के टोटल 10 लेक्चर्स ही हैं, तो 10 लेक्चर में हमको मॉडर्न, मेडिवल, इंडियन एज वेल एज इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पोर्शन ऑफ बिहार, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो अदर लेक्चर्स विल बी ऑफ 3 आवर्स और मोर भी हो सकते हैं। तो इसको शॉर्ट जानबूझ के रखा गया है। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। ठीक है, और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाला जाएगा। अदर वीडियोस जो हैं वो आपको पब्लिकली नहीं मिलेंगी, वो पेड होंगी, तो आपको आके देखना पड़ेगा। ठीक है, या कोर्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।